जी हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे से ये बात तो साफ हो गई है, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि बजट बनाते वक्त सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं रही होंगी। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अनिश्चितताएं हैं, दूसरी तरफ आम आदमी से लेकर खास सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का टास्क भी है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो हर आदमी की नजर इस बात पर होगी कि उनके लिए क्या है, क्या स्पेशल है। आम आदमी की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें उसे टैक्स के मोर्चे पर हैं। आम आदमी को उम्मीद है कि इस बार टैक्स के मोर्चे पर गुड न्यूज़ मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तो एटीसी के लिमिट बढ़ाने को लेकर ही है। मौजूदा वक्त में एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। बजट में वित्त मंत्री इस लिमिट को बढ़ाकर 3 से 3.5 लाख कर सकती हैं। हमारी डिमांड भी रही है जी बिजनेस की, इसको कम से कम 2 गुना किया जाए। एटीसी के अलावा बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षित बनाने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इसके तहत कुछ डिडक्शंस को शामिल कर सकती है। इसके अलावा नौकरी पेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 2 गुना करने की मांग कर रहे हैं। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक मिल रहा है, इसे बढ़ाया जाने चाहिए, ये सबकी डिमांड है। महिलाएं बजट से टैक्स छूट की उम्मीदें कर रही हैं। उनकी मांग है कि उन्हें कम ब्याज दरों पर कर्ज मिले, लोन मिले। बढ़ती महंगाई के मोर्चे पर बजट राहत दे। महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो, मजबूत हो। इसके अलावा महिला पुलिस व्यवस्था को लेकर मजबूती पर उम्मीद भी जाहिर कर रही हैं तमाम महिलाएं। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट चाहता है बजट में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पर ज्यादा फोकस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर और ज्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आए। बजट में निवेश पर आधारित ग्रोथ की स्ट्रैटेजी हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 10 लाख करोड़ किया जाए। सरकार को इकोनॉमी में खपत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कारोबारियों को अगर हम बात करें तो उनकी उम्मीद यह है कि इस बार वित्त मंत्री मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को बढ़ाने के लिए और कोशिश करेंगी। कारोबारियों का कहना है कि पीएलआई वाले सेक्टर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स में पीएलआई जैसी स्कीम की जरूरत पर भी जोर दे रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया को उम्मीद है कि इस बार बजट में कैपेक्स जॉब्स पर बजट का फोकस रहेगा। उनका यह भी मानना है कि बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत कई दिशाओं में चाहिए। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम हो और थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल करें, जैसा हमने आपको बताया। साथ ही देश में मौजूदा 65,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस को भी कम करने पर बजट में जोर देना होगा। ये इस तरह की डिमांड सब जगह से है। अब इस पर करते हैं चर्चा। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, नीति आयोग के पूर्व सचिव यदुवेंद्र माथुर सर हमारे साथ हैं। माथुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और खास मेहमान, फिक्की के पूर्व सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय सर हमारे साथ हैं। चिनॉय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत भी हैं। रुचिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चिनॉय सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। डिमांड्स तो बहुत हैं और आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें एक बेहतर पिक्चर तो नजर आ रही है फ्यूचर की, लेकिन जो प्रेशर फील किया होगा गवर्नमेंट ने उसका भी रिफ्लेक्शन मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनिश्चितताएं, सीएडी की चिंताएं अलग हैं। महंगाई कुछ हद तक तो काबू में है, लेकिन अब तक का सफर मुश्किलों भरा रहा होगा। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो आर्थिक स्थिति हमारी है, उसमें कॉर्पोरेट के लिए कुछ स्पेशल मिलेगा कल सर? दीपू जी, अब देखें तो आपने जैसे शुरुआत में काफी इंडस्ट्रीज की और जो ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड एक तरीके से बहुत संक्षेप में दिया था। कल के बजट में आप देखेंगे 3 चीजें खास तौर पे होगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं सोशल की बात नहीं कर रहा क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में आप कोई थोड़े से देखेंगे, वो उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन आप इंडस्ट्री के द्वारा देखेंगे तो मेरे ख्याल डिजिटल इकोनॉमी में कोई एक तरीके से एक फोकस होगा, क्योंकि वो आगे जाकर के थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और जैसे आपने कहा था शायद 1-2 सेक्टर्स जो है बहुत लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि टॉयज हो या कोई और ऐसे सेक्टर है, उसमें आप थोड़ा सा पीएलआई का एक तरीके से जिक्र देख सकते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वो कंटिन्यूअस चीज होगा, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 3 चीजें सामने आती है, क्योंकि एक तरह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो पीएलआई स्कीम के द्वारा हो रहा है। दूसरा, अभी तक बैंक क्रेडिट भी बहुत सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्री को जा रहा है। और तीसरा, जो आप दोनों परचेस मैनेजमेंट इंडेक्स दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में देखें, वो एक एक्सपेंशन की तरफ से दिख रहा है। तो उसमें इस एक्सपेंशन को ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो और फॉलिंग एक्सपोर्ट्स की एक चिंता है। हम डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाए। वो पीएलआई स्कीम्स जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, वो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और वो मोबिलिटी पे शायद आप कुछ, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ फेम टिल 2024 और मे बी उसका जो
कमर्शियल व्हीकल्स और उस सेगमेंट्स को इंक्लूड करने का आप कुछ देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट होगा, क्योंकि ये प्री इलेक्शन बजट है, सोशल सेक्टर भी काफी एम्फेसिस रहेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट को लेकर जो नागेश्वरन साहब ने भी चिंता जाहिर की है, दूसरा जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं उसमें स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा, लेकिन एक वे फॉरवर्ड, एक खाका भी देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि कैसे इनसे निकला जाएगा, और इसीलिए जो बचा हुआ डिकेड है अभी उसमें एक बेहतर ट्रैजेक्टरी की उम्मीद सरकार भी कर रही है, हम भी करते हैं। लेकिन ये उम्मीदें कितनी प्रैक्टिकल है? यदुवेंद्र माथुर सर, आपके पास अगर मैं आना चाहूँ, मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट से हटके मैं थोड़ा सा सोशल सेक्टर पर आना चाहूँगा। चिनॉय साहब ने शुरू में इसका जिक्र किया, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। पिछली बार गवर्नमेंट ने लगभग 71-72 लाख करोड़ के आसपास सोशल सेक्टर स्पेंडिंग रखी थी, मामूली बढ़त थी पिछली बार में 0.4% हायर। लेकिन इस बार क्या हम सोशल सेक्टर में उम्मीद करें जिसका सीधा सरोकार, क्योंकि सोशल सेक्टर जुड़ा हुआ था एक आम आदमी से, उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, तो क्या हम उम्मीद करें सोशल सेक्टर में इस बार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा सर? नहीं, धन्यवाद। ये बिल्कुल रोचक प्रश्न है, और सोशल सेक्टर पे जो आधारभूत रूपांतरण अर्थव्यवस्था का होना था हेल्थ के क्षेत्र में, आपने देखा आयुष्मान भारत और जिस तरह से पूरा कोविड का मैनेजमेंट हुआ, तो हेल्थ के सेक्टर में तो बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, और आम आदमी की जेब का जो खर्चा था, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी बात आई है, वो काफ़ी हद तक घट गया है। जहाँ 60-62% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, वो घट के 40% आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे ज़रूर बढ़ाया जाएगा और इसमें और सरलता आएगी, ताकि जो हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स हैं उसको और आसानी से लोग एक्सेस कर पाएँ। जिस तरह से पूरा डिजिटल तंत्र फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छे से विकसित हो गया है, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि ज़रूर इस बार के बजट में कई ऐसे रोमांचक और एक प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से बेहतर हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ को किस तरह से इंसेंटिव दिया जाए, कुछ इंश्योरेंस में भी मेडिकल इंश्योरेंस लोग लें, इसमें कुछ प्रेरणा जरूर आएगी। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ के क्षेत्र में सरलीकरण, और जो मध्यम वर्ग के ही नहीं बल्कि जो और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबका है, वो और स्वास्थ्य की सेवाओं को एक्सेस कर पाए, जरूर आएगा। नंबर 2, जो एजुकेशन है, उसमें भी मुझे लगता है कि जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है इतने वर्षों बाद, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर और क्वालिटी और रेलेवेंट, मतलब प्रासंगिक शिक्षा हो जो जॉब्स के तरफ डायरेक्टली लेके चली जाए, और उसमें ज़रूर कुछ देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हाई टेक्नोलॉजी के एरिया में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अभी टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये फैब जो सेमीकंडक्टर, तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, उसमें भी बहुत तेज़ी से रूपांतरण आ रहा है। तो बजट इन चीज़ों को, केवल बेसिक एजुकेशन को नहीं बल्कि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट बने, प्रासंगिक बने, वो जरूर मैं सोचता हूँ कि बजट में कुछ ना कुछ आएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, क्योंकि हमारे तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत भी हो रही है। इस वक्त का सबसे जॉब को लेकर जो इस वक्त का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, वो है जो रेलेवेंट स्किल्स हैं। इंडस्ट्री, चिनॉय सर बैठे हुए हैं यहां पर, उनको मालूम है इंडस्ट्री में डिमांड कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, डिमांड अच्छी खासी है, इंडस्ट्री को वो स्किल सेट नहीं मिल रहा है। इसीलिए एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है, क्रंच है, और वो सही स्किल सेट को लेकर नहीं है। तो सरकार स्किल इंडिया लेकर आई तो थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा शायद उनको कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे कि आज की दौर में जो ज़रूरत इंडस्ट्री को जिन स्किल सेट की है, क्या हम स्किल इंडिया के जरिए उन पर फोकस कर रहे हैं या हम ट्रेडिशनल स्किल्स को ही फिलहाल बढ़ावा दे रहे हैं? तो कुछ इनोवेटिव तो सोचना पड़ेगा। फटाफट से रुचिका जी के पास जाना चाहूंगा। अब आम आदमी की बात मैं आपसे रुचिका जी करता हूं, इस बार थीम क्या होगी? डिमांड्स तो बहुत है, हमने जैसा आपको बताया 80C की लिमिट बढ़ाइए, न्यू टैक्स रिजीम को जो है वो और थोड़ा सा आकर्षित बनाइए, 2014 से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपकी नज़र में इनकम टैक्स के नज़रिए से क्या थीम रहेगी, क्या फोकस रहेगा?
देखिए, इनकम टैक्स के नज़रिए से अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि 2 सेक्टर है बेसिकली जो इनका बजट में कवर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल टैक्सेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं आम आदमी क्या चाहता है, बेसिकली वो चाहता है कि उसकी जेब में पैसा ज़्यादा रहे, उसके पास इन हैंड सेविंग्स जो हैं वो हमेशा ज़्यादा रहे। और काफ़ी सारी ऐसी, हम नॉर्मली अब देखिए आजकल में हम रोज़ ही डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी सारी ऐसी डिडक्शंस हैं जो बहुत पुरानी चल रही हैं, शायद 14-15 से चल रही हैं और अभी तक वही सेम लिमिट है जिसके अंदर चेंजेस नहीं हुए। स्पेशली एटीसी की जैसे हम बात कर रहे थे, वो है हमारे यहाँ पे कि एटीसी को हमें उसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी लिमिट, या तो हम लिमिट बढ़ाते हैं उसके अंदर या फिर हम एटीसी को ही बाइफिकेट कर देते हैं ताकि और ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अल्टीमेटली जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। एक ये चीज़ है। दूसरा 80D जैसे आपने बात की है हेल्थ सेक्टर की, तो लोग, हम जब 80D की डिडक्शन की बात कर रहे हैं कि बढ़ाएं उसको, पर साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि 80D की डिडक्शन तो बढ़ानी है, मगर हमें ये भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि कोरोना के बाद पोस्ट कोविड काफ़ी लोग जो हैं वो इसकी तरफ उनका रुझान बढ़ा है कि हाँ हमें हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना है, अपनी इंश्योरेंस करवानी है। बट अभी भी अगर आप डाटा देखेंगे, स्टेटिस्टिकल डाटा के अकॉर्डिंगली 50% जो है सिर्फ वही लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। तो एक तो है मुझे डिडक्शन की लिमिट बढ़ानी है, साथ साथ मुझे प्रमोट भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। इसके अलावा और बहुत सारी लिमिट्स अगर आप देखें इसमें इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिडक्शंस तो एक सेक्टर है ही है। इसके अलावा अगर आप HNI देखते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, अगर आप उनका टैक्स रेट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो 43% ऑफ देयर इनकम टैक्स पे करते हैं, और अगर यही हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट देते हैं तो वो 25% है। तो मैंने आप 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 43% आप 43 रुपीज़ सरकार को दे देते हैं, आपके जेब में तो 57 ही बचे। तो उस चीज़ को भी सरकार को देखना पड़ेगा। तो सिर्फ एक लो स्टेटा या मिडिल इनकम ग्रुप को नहीं, हाई इनकम ग्रुप को भी सरकार को देखना पड़ेगा इस पर बजट बनाते हुए। सिमिलरली कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट जो है इस बार ही गिरा है। आप देखें 12% एक्सपोर्ट की गिरावट थी इसके अंदर। तो गवर्नमेंट को इस बजट में देखना पड़ेगा कि कैसे वो कंज्यूमर जो है, जैसे PLI स्कीम हम लेके आए हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्शन हमारी हो रही है, हमारे उसके अंदर और भी चेंजेस लाने जरूरी हैं, उसके अंदर कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जरूरी है, और जो हम बढ़ा रहे हैं उसकी अल्टीमेटली खपत के लिए हमें ढूंढना जरूरी है कि जरिया क्या होगा खपत करने का। तो प्रॉब्लम यही है उसकी खपत के लिए, अगर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, जिसका आज जो है नागेश्वरन साहब ने जिक्र भी किया, उसके लिए तो अब थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव भी हो रहे हैं सरकार, इस पे ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंजर्वेटिव है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स कम हो रहे हैं, इसका साफ तौर पर जिक्र किया चिनॉय सर। लेकिन एक जो बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली नागेश्वरन साहब बार बार कह रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन में भी कि साहब पैंडेमिक रिस्पांस और रिकवरी का फेज जो है वो इट्स ओवर नाउ, वो निपट चुका है, कंप्लीटली हम बाहर आ चुके हैं, अब हमें उसकी बात नहीं करनी है। वो ये भी बता रहे हैं इसके पीछे कि वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग की जो बैलेंस शीट्स है वो शानदार हैं, हेल्दी हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो हमारा बचा हुआ डिकेड है इसमें बढ़िया रहेगा। एक और बात वो इसके पीछे जो कह रहे हैं कि साहब फाइनेंशियल बूम एंड बस्ट का जो इम्पैक्ट था पिछले 1.5-2 दशक वाला, उससे भी हम बाहर आ चुके हैं। इतना कॉन्फिडेंटली वो ग्रोथ को लेकर है सर, तो हम क्या माने इस कॉन्फिडेंस में? हमारे कॉर्पोरेट के लिए क्या छिपा है, क्या संदेश छिपा है? कॉर्पोरेट फ्रेंडली होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा सर? नहीं, ये बजट बिल्कुल इंडिया फ्रेंडली होगा, और इंडिया फ्रेंडली होने के लिए कॉर्पोरेट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा, एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो सक्सेस है, और हम कहाँ इंपोर्ट करते थे, कहाँ उसका भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जिक्र किया था, तो ये थोड़े से गिने चुने सेक्टर होंगे जिसमें फोकस होगा, जिसको हम ग्लोबल अगर मार्केट्स देखें तो कई सेक्टर्स हैं अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, जो हम एक्सपोर्ट सेक्टर्स में है, उनमें कंजम्पशन में एक तरीके से गिरावट हो रहा है। तो जो ग्रोथ सेक्टर्स है उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इंसेंटिव देखेंगे या थोड़ा सा पुश देखेंगे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यही होगा। कोई प्रोडक्ट्स हैं जिन ग्लोबली जिनकी काफी ट्रेड होते हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री या इंडिया में वो बनती नहीं है, या काफी वॉल्यूम में नहीं बनती है, तो उसके ऊपर एक फोकस होगा। और ये जो पूरे वाणिज्य मंत्री ने जो पूरा एक्सपोर्ट प्लान बनाया था $400 बिलियन का, पहले जिसका हमने टारगेट पिछले साल मीट किया था, इस साल भी सारे जो ABA के सारे एम्बेसीज है वगैरह जॉइंटली वर्क करके ऐसा कुछ देखेंगे, कुछ आएगा
ये क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर एक काफी वरीसम एरिया है और उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं। और कई सेक्टर्स में आप देखें, शायद डिफेंस में थोड़ा सा और इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट होगा, कोई सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट होगा, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर लोकल प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से स्पर करेगा इसको। तो आप बजट को टोटालिटी में देखें तो काफी कॉर्पोरेट फ्रेंडली होगा और कंजम्पशन पे ऊपर ध्यान देते हुए एक तरीके से उसका फोकस होगा। एब्सोल्युटली। अब कंजम्पशन पे अगर हमको फोकस में रखना है माथुर सर, तो हमें आम आदमी के हाथ में तो पैसा देना पड़ेगा। थोड़ा सा हम महंगाई को लेकर थोड़ी सी राहत हमें ज़रूर मिली है। सीपीआई में कमी आ रही है, पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा। डब्ल्यूपीआई में भी हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास आ गई है और उसका एक तरह से लैग्ड इफेक्ट भी सीपीआई पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, लग रहा है कि चीज़ों के महंगे होने की दर थोड़ा कंट्रोल हुई है। तो जो कंजम्पशन अगर बढ़ाना है, जैसे चिनॉय सर कह रहे हैं, तो आम आदमी के हाथ में पैसा देना पड़ेगा आपको। महंगाई आपके लिए वो स्कोप शायद उतना छोड़ नहीं रही है। तो फिर क्या करना होगा सर सरकार को कि आम आदमी के हाथ में पैसा आए, वो पैसा मार्केट में आए, चक्का घूमे, इकोनॉमी आगे बढ़े, हम संकट से उभरें? नहीं, ये तो एक चुनौती तो है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े। इसके प्रति तो सरकार कई वर्षों से आप देखें एक सुनियोजित ढंग से कार्य कर रही है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और निवेश हो, कैपेक्स और बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि वो अनवरत चल रहा है। पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इस पे बहुत, इसको अगर आप बारीकी से देखें तो ये केवल हाईवेज और फास्ट ट्रेन्स और वंदे भारत, तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कंपेटिटिव जो हो रही है, 12-14% जो लागत ट्रांसपोर्टेशन में जाती है वो एक फिजूल खर्ची है, उसको घटाना चाहिए और ये घट रही है। और आप देखेंगे कि इस बजट में और गति आएगी और जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो और त्वरित गति से पूरे होंगे। तो इसमें पूरा जो कंसल्टिंग बिजनेस है और जो कोऑर्डिनेशन है राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का और एजेंसीज का, वो और बेहतर होगा और प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। दूसरी चीज़ है जो मैं समझता हूँ, पर्यटन, डोमेस्टिक टूरिज्म में काफ़ी गति आई है। अगर आप देखें आंकड़े, डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर, होटल सेक्टर, रेस्टोरेंट, इन सब में पिछले 2-3 क्वार्टर्स के फिगर बड़े उत्साहवर्धक हैं और कंजम्पशन हो रहा है। और इस वित्तीय वर्ष में जो बजट के जो सिग्नल्स होंगे वो उसको और सरल करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है बिजली की दर, बिजली की उपलब्धता। आप देखें हमारे देश में बहुत बेहतर हुई है और वो भी ग्रीन जो एनर्जी ट्रांजिशन की एक कल्पना है, G20 की लीडरशिप हमारे पास है। पूरी दुनिया आ रही है हमारे देश में इस वर्ष देखने कि भाई इंडिया G20 की लीडरशिप में खुद क्या कर रहा है, और वो देख के अचंभित हैं कि हमारा इतना डीप टूरिज्म सेक्टर है और जो भ्रांतियां वेस्टर्न मीडिया में और हमारे जो दुश्मन हैं वो लोग फैलाते हैं, तो वो सारा मीडिया नैरेटिव समय समय पर इंडिया को हिट करता है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। इस देश में इतनी प्रबल संभावना है टूरिज्म की, तो ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन इस साल भारत बन जाएगा। आप देखेंगे कि बजट में डेफिनेटली ऐसा कुछ आएगा जिससे सर्विस सेक्टर, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का सेक्टर है, वो बहुत गेन करेगा। बिल्कुल सही कहा, ग्रीन बजट हो सकता है। इस बात की हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत भी, माथुर सर भी कह रहे हैं ग्रीन बजट पर भी फोकस हो सकता है, थीम रखने की कोशिश हो। इसके अलावा एक और है एआई और रोबोटिक्स, उस पर भी कल कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं, इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। रुचिरा जी, संक्षेप में फटाफट से, जो आम आदमी के लिए अब टैक्स में अब थोड़ा सा, क्या हम इसको अब इसको एनडीए पार्ट 2 का आखिरी पूर्ण बजट भी कहा जा रहा है, पार्ट 2 का, तो क्या ऐसे में चुनावी माहौल भी होगा? तो लोक लुभावन कहा जाता है कि वो बजट तभी होता है जब आदमी के हाथ में कुछ टैक्स से जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन घोषणाएं हो जाएं। तो उम्मीद करें कि लोक लुभावन होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार लोक लुभावन होगा। लोक लुभावन नहीं, बट एक्चुअल में ही मैं कहती हूँ इसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ बेनिफिट मिलेगा इस बार इंडिविजुअल को। जिस हिसाब से कुछ रुझान भी आ रहे हैं, जिस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है, इस बार ही कुछ बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। इसलिए भी मिलेंगे कि हमारी जो डिडक्शंस हैं, जो एग्जेम्पशंस हैं, वो बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस तो अनडाउटेडली आने ही चाहिए। एंड दिस इज़ हाई टाइम, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो कुछ बेनिफिट सरकार को देना चाहिए एक आम इंसान को, ताकि उसकी जेब में पैसा बचे और अल्टीमेटली वो जब री इन्वेस्ट करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो।
जिसकी हम जिक्र कर भी रहे थे। चलिए देखते हैं कि कल बजट में क्या आता है। थोड़ा मोटा मोटा इशारा जो हमारे तीनों मेहमान हैं उन्होंने आपको दे दिया होगा कि सरकार का फोकस क्या हो सकता है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आप देख रहे होंगे कि सरकार के सामने चुनौती क्या है और बजट पर किन बातों का इन्फ्लुएंस रहा होगा। अब ये रिफ्लेक्शन कल कैसे दिखेगा, इसके लिए तो आपको जी बिजनेस के साथ जुड़ना है। सुबह से हमारी स्पेशल कवरेज में हम तमाम होंगे और सिर्फ टीवी पर ही नहीं, हमारे सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़िए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक पे जरिए और यूट्यूब पर तो हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो शानदार तरीके से चलती रहेगी। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। कल दिन भर आप हमारे साथ रहेंगे। बजट पे हमेशा नंबर 1 रहे हैं, इस बार भी आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चिनॉय सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। रुचिरा जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। माथुर सर, आपने अमूल्य वक्त दिया सर, थैंक यू सो मच।